ही जाते हैं। हाँ, ऐसा अक्सर होता है क्योंकि व्याकरण को अक्सर नियमों की एक ऐसी डरावनी किताब मान लिया जाता है जिसे बस रटना है। बिल्कुल। और सच कहूं तो जब तक इन नियमों के पीछे के विज्ञान को नहीं समझा जाएगा तो गलतियां तो होंगी, है ना? एकदम सही बात है। और इसीलिए आज की इस गहन चर्चा यानी इस डीप डाइव का मिशन ठीक यही है, उन रटे रटाए नियमों की दीवार को पूरी तरह से तोड़ना। हाँ, और आज का विषय बहुत ही खास है। आज हम हिंदी व्याकरण महारिविजन पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा संपूर्ण निचोड़ जो विशेष रूप से यूपीटीईटी, सुपर टीईटी और सीटीईटी जैसी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। और ये मिशन सच में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां एक एक नंबर से मेरिट लिस्ट तय होती है, हाँ, वहाँ रिस्क नहीं ले सकते। बिल्कुल नहीं। वहां व्याकरण में केवल अनुमान या तुक्के के भरोसे नहीं रहा जा सकता। वहां भाषा के ढांचे की एक ठोस और तार्किक समझ होनी ही चाहिए। सही कहा। और आज की ये चर्चा जिस स्रोत सामग्री पर आधारित है ना, वो इस लॉजिकल आर्किटेक्चर को बहुत ही आसान बना देती है। अच्छा, तो आज हमारे पास कौन सी सामग्री है? आज हमारे पास वीआईपी विवेक सर के शानदार एकदम स्लाइड दर स्लाइड नोट्स हैं। मतलब ये नोट्स बेहद ऊर्जावान हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करते हैं। अरे वाह, ये तो परीक्षा पर पूरी तरह केंद्रित होंगे फिर। एकदम। इसका बस एक ही लक्ष्य है कि परीक्षा को लेकर व्याकरण का सारा कंफ्यूजन अब हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये तो बहुत ही बढ़िया संसाधन है। हाँ, और जो भी उम्मीदवार इस तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। वीआईपी विवेक सर के इन बेहतरीन डेली वीडियो की पीडीएफ और बेस्ट नोट्स बहुत आसानी से मिल सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? बस केवल 100 रुपए का एक छोटा सा पेमेंट करके पेड टेलीग्राम ग्रुप से हमेशा के लिए जुड़ा जा सकता है। लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। बस पेमेंट का स्क्रीनशॉट जरूर भेजना होता है। हाँ, मतलब 100 रुपए में पूरी तैयारी को एक नई दिशा मिल सकती है। ये बहुत ही काम की जानकारी है। बिल्कुल। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं कि भाषा का ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि भाषा का ये सिस्टम पूरी तरह से वैज्ञानिक है। इसे एक तरह का गणित कहा जा सकता है। गणित मतलब व्याकरण में भी मैथ्स? हाँ, बिल्कुल। और किसी भी गणित को समझने के लिए उसके सबसे बुनियादी फॉर्मूला या सबसे छोटी इकाई से शुरुआत करनी होती है। तो भाषा के मामले में वो सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, जिसे हम वर्ण कहते हैं, है ना? एकदम सही। और हिंदी में इनकी कुल संख्या 52 है। लेकिन इन 52 वर्णों को यूं ही बेतरतीब ढंग से नहीं रखा गया है। अच्छा, तो फिर इनका वर्गीकरण कैसे हुआ है? इनका वर्गीकरण हमारी सांस और गले की यांत्रिकी मतलब गले के मैकेनिक्स पर आधारित है। गले की आंत्रिकी, ये थोड़ा? हाँ, जैसे कि ह्रस्व स्वर। बिल्कुल, जैसे अ, ई, उ, री, जिन्हें बोलने में सबसे कम समय लगता है। और दूसरे होते हैं दीर्घ स्वर, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। सही कहा। इन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। तो ये तो समय का गणित हो गया, लेकिन इसके ठीक बाद एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अक्सर परीक्षाओं में उलझा देता है। आप घोष और अघोष वर्णों की बात कर रहे हैं ना? हाँ, बस इसे रट लिया जाता है कि कौन सा अघोष है और कौन सा सघोष। लेकिन इसके पीछे का विज्ञान क्या है? इसका विज्ञान सीधे तौर पर हमारे गले में मौजूद स्वर तंत्रियों से जुड़ा है, मतलब हमारे वोकल कॉर्ड्स से। अच्छा, वोकल कॉर्ड्स। हाँ, जब फेफड़ों से हवा बाहर निकलती है तो वो इन तंत्रियों से होकर गुजरती है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के स्वर तंत्रियों को बिना हिलाए बाहर निकल जाती है, उन्हें अघोष कहते हैं। अ मतलब नहीं और घोष मतलब गूंज या कंपन। मतलब कोई वाइब्रेशन नहीं होता। बिल्कुल, जैसे च या छ बोलकर देखा जाए तो गले पर हाथ रखने से कोई विशेष कंपन महसूस नहीं होगा। अच्छा, और सघोष में? इसके विपरीत सघोष या घोष वर्ण वो है जहां हवा को बाहर निकलने के लिए स्वर तंत्रियों को झकझोरना पड़ता है। मतलब गले में एक गूंज या कंपन पैदा होता है, जैसे य, र, ल, व। एकदम सही। एक मिनट, इन नोट्स को देखते हुए और इस कंपन वाली बात को सुनकर मेरे दिमाग में एक बहुत ही मजेदार तस्वीर बन रही है। कैसी तस्वीर? क्या अघोष और सघोष को मोबाइल फोन के वाइब्रेशन मोड से समझा जा सकता है? अरे, वाइब्रेशन मोड, ये कैसे? मतलब देखो, जब फोन साइलेंट पर होता है, वाइब्रेशन ऑफ होता है, कोई कंपन नहीं होता, तो वो स्थिति अघोष है।
लेकिन जब फोन बजता है, वाइब्रेशन ऑन होता है और वो थरथराहट महसूस होती है, तो वो सघोष है। अरे वाह, ये तुलना एकदम सटीक बैठती है। यही वजह है कि इसे रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब परीक्षा में अगर कोई वर्ण सामने आए तो उससे बस मन ही मन बोलकर इस वाइब्रेशन मोड का टेस्ट किया जा सकता है। बिल्कुल, भाषा विज्ञान पूरी तरह से हमारे शरीर विज्ञान से ही तो जुड़ा हुआ है। सही कहा। अब जब ये बुनियादी ध्वनियां या ईंटें मिल गई हैं, तो इन्हें जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। हाँ, ध्वनियों से शब्द बनते हैं। परीक्षाओं में शब्द भेद से जुड़े प्रश्न तो हमेशा आते ही हैं, विशेष रूप से तत्सम और तद्भव की पहचान को लेकर। ये परीक्षकों का बहुत पसंदीदा विषय है। नोट्स के अनुसार तत्सम वो शब्द हैं जो संस्कृत से सीधे आए हैं और बिना किसी बदलाव के इस्तेमाल होते हैं। हाँ, जो के त्यों। जबकि तद्भव वो हैं जो समय के साथ बदल गए हैं। पर मेरा एक सवाल है, ये बदलाव होता क्यों है? क्या लोग जानबूझकर शब्दों को बदल देते हैं? प्राकृतिक नियम है। कौन सा नियम? इसे प्रयत्न लाघव या इकोनॉमी ऑफ एफर्ट कहते हैं। इकोनॉमी ऑफ एफर्ट? मतलब आसान रास्ता ढूंढना। बिल्कुल। इंसान बोलते समय अपनी जीभ, होंठ और गले को कम से कम कष्ट देना चाहता है। हाँ, आलस तो इंसान की फितरत है। इसे आलस नहीं कहेंगे बल्कि सुविधा कहेंगे। जो ध्वनियां उच्चारण में कठिन होती हैं, पीढ़ियों के गुजरने के साथ साथ लोग उन्हें बोलने का एक आसान तरीका ढूंढ ही लेते हैं। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। और इसे पहचानने के लिए वीआईपी विवेक सर के नोट्स में कुछ ट्रिक्स भी दी गई हैं। हाँ, वो ट्रिक्स परीक्षा में बहुत समय बचाती हैं। जैसे जहां भी क्ष, त्र, ज्ञ, श्र जैसे संयुक्त व्यंजन दिखें, वे अक्सर तत्सम होते हैं। सही बात है, क्योंकि समय के साथ बोलने की सुविधा के लिए क्ष अक्सर ख में बदल जाता है। जैसे अक्षर बन गया आखर। अरे हाँ, और एक और दिलचस्प ट्रिक है कि संस्कृत का व अक्सर हिंदी में ब बन जाता है। जैसे वानर का बंदर हो जाना। बिल्कुल। तो इसके पीछे भी वही मुख्य यांत्रिकी है क्या? हाँ, वह बोलने के लिए ऊपर के दांतों को नीचे के होंठ से छुआना पड़ता है, जो थोड़ा सधा हुआ काम है। हाँ, थोड़ा एफर्ट लगता है। जबकि ब बोलने के लिए बस दोनों होठों को आपस में टकराना होता है, जो बहुत आसान है। इसलिए वानर धीरे धीरे बंदर में तब्दील हो गया। क्या बात है। और एक आखिरी ट्रिक जो नोट्स में बहुत जोर देकर बताई गई है, वो चंद्र बिंदु वाली। हाँ, जहां भी चंद्र बिंदु दिखे वो शब्द आंख बंद करके तद्भव माना जा सकता है, जैसे आंख या चांद। इसका एक बहुत ही ठोस ऐतिहासिक कारण है। वो क्या? प्राचीन संस्कृत में चंद्र बिंदु जैसी कोई ध्वनि कर आगे आ चुका है। वाली बात नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक तथ्य है। शब्दों की ये ऐतिहासिक यात्रा सच में बहुत अद्भुत है। बिल्कुल है। लेकिन शब्द जब वाक्यों में पिरोए जाते हैं तो उन्हें अलग अलग किरदार निभाने होते हैं, है ना? हाँ, वाक्य में हर शब्द का अपना एक रोल होता है। तो मुख्य किरदार होते हैं संज्ञा और सर्वनाम, और उनकी खूबी बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। सही कहा। और संज्ञा के 5 प्रकारों में से परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा ध्यान जिस पे दिया जाता है वो है भाववाचक संख्या, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाँ, पिछले वर्षों के पीवाईक्यू प्रश्नों में मिठास, बचपन, बुढ़ापा जैसे शब्द बार बार देखे जा सकते हैं। भाववाचक संज्ञा परीक्षकों की पसंदीदा इसलिए है क्योंकि एक अमूर्त कॉन्सेप्ट है। अमूर्त? हाँ, ये किसी ठोस वस्तु का नाम नहीं, बल्कि किसी गुण, दोष, अवस्था या भावना का नाम है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। भाववाचक संज्ञा को अगर सरल शब्दों में देखा जाए तो ये उन चीजों का नाम है जिन्हें गहराई से महसूस तो किया जा सकता है, लेकिन छुआ नहीं जा सकता। एकदम सटीक परिभाषा है ये। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी मीठी चीज को छू सकता है, लेकिन उसकी मिठास केवल महसूस की जाने वाली एक अवस्था है। हाँ, या जैसे एक बच्चे को छुआ जा सकता है, लेकिन उसके बचपन को नहीं। बिल्कुल। तो क्या यही कारण है कि ये अवधारणा अक्सर छात्रों को उलझा देती है? हाँ, ठोस और अमूर्त के बीच का ये अंतर ही वो बिंदु है जहां परीक्षा में आपका, मेरा मतलब है छात्रों का ज्ञान परखा जाता है। सही बात है। और इसके बाद जब सर्वनाम की बात आती है, मतलब वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होते हैं, तो उनके 6 प्रकारों में भी परीक्षक कुछ खास प्रकारों पर ही फोकस करते हैं, विशेष रूप से निजवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम। हाँ, नोट्स में भी इन दोनों पर खास ध्यान खींचा गया है। जैसे निजवाचक सर्वनाम होते हैं आप, अपना, स्वयं। लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन पैदा होता है। आप शब्द का इस्तेमाल तो सामने वाले को सम्मान देने के लिए भी होता है, तो फिर ये निजवाचक कैसे हुआ? और यही वो जाल है जो परीक्षा में बिछाया जाता है। अच्छा, तो इससे कैसे बचें? देखिए, जब आपका प्रयोग सामने वाले यानी श्रोता के लिए हो
जैसे आप कैसे हैं, तो वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। समझ गया। लेकिन जब वक्ता आप का प्रयोग खुद के लिए करे, जैसे मैं ये काम अपने आप कर लूंगा या मैं आप ही चला जाऊंगा, तो यहाँ आप का मतलब स्वयं या खुद होता है। तो इस स्थिति में ये निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। बिल्कुल। वाक्य के संदर्भ को समझे बिना सिर्फ शब्द को रट लेने से यहाँ पक्का नंबर कट जाता है। ये एक बहुत ही बारीक और जरूरी अंतर है, और इसी संदर्भ को समझने की बात से नोट्स में दिया गया एक अलर्ट याद आ रहा है। कौन सा अलर्ट? सार्वधामिक विशेषण अलर्ट। ये थोड़ा अटपटा लगता है मुझे। क्यों? वो है जो विशेषता बताता है। फिर एक सर्वनाम अचानक से विशेषण की डबल ड्यूटी कैसे करने लगता है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो भाषा बहुत ही किफायती होती है। मतलब इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स। हाँ, भाषा हर छोटे काम के लिए नए शब्द नहीं गढ़ती, बल्कि पुराने शब्दों का नए तरीके से इस्तेमाल करती है। वो कैसे? नियम ये है कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है, लेकिन क्या हो अगर कोई सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर न आकर ठीक किसी संज्ञा के आगे खड़ा हो जाए? अच्छा, कोई उदाहरण है इसका? उदाहरण के लिए, वह दौड़ रहा है, यहाँ वह सर्वनाम है। हाँ, ये तो स्पष्ट है। लेकिन अगर कहा जाए वह लड़का दौड़ रहा है, अब वह शब्द संज्ञा की जगह नहीं ले रहा, बल्कि लड़का जो कि संज्ञा है उसकी तरफ इशारा कर रहा है। वो उस लड़के की पहचान बता रहा है। बिल्कुल, चूंकि यह संज्ञा को सीमित या विशेषित कर रहा है, इसलिए यह सर्वनाम अब सार्वनामिक विशेषण बन गया है। अरे वाह, ये तो ऐसा हो गया कि जब तक सर्वनाम अकेला है, वो वाक्य का मुख्य हीरो है। सही कहा। लेकिन जैसे ही वो किसी संज्ञा मतलब लड़के के साथ आता है, वो हीरो की जगह छोड़कर उस संज्ञा का असिस्टेंट या विशेषण बन जाता है। एकदम सही एनोलॉजी है। वाक्यों में किरदारों का ये बदलाव वाकई समझने लायक है। अब जब किरदार तय हो गए हैं, तो वाक्य में कुछ एक्शन यानी क्रिया होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल, बिना एक्शन के वाक्य कैसा? क्रिया के दो मुख्य प्रकार होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। इन्हें पहचानने के लिए इन नोट्स में एक वर्ब टेस्ट दिया गया है। और वो टेस्ट बहुत काम का है। परीक्षा हॉल के दबाव में लंबे चौड़े नियम अक्सर लोग भूल जाते हैं। हाँ, वहाँ तो दिमाग ब्लैंक हो जाता है। वहाँ ये वर्ब टेस्ट एक अचूक हथियार की तरह काम करता है। इस टेस्ट का तरीका ये है कि वाक्य में हो रहे काम यानी क्रिया से दो सवाल पूछने हैं, क्या या किसको। हाँ, और अगर इस सवाल का कोई स्पष्ट उत्तर मिल जाए तो क्रिया सकर्मक है। उदाहरण के लिए, अनु दूध पी रही है। अब सवाल पूछिए, अनु क्या पी रही है? उत्तर मिला, दूध। बिल्कुल, तो ये सकर्मक है। लेकिन अगर उत्तर न मिले तो क्रिया अकर्मक है। जैसे गौरव रोता है। अब पूछिए, गौरव क्या रोता है या किसको रोता है? हाँ, कोई उत्तर नहीं मिलता, तो ये अकर्मक है। ये तरीका बहुत ही प्रैक्टिकल है। ये तरीका तो मुझे बिल्कुल किसी पुलिस डिटेक्टिव की तरह लग रहा है, जो इंटरोगेशन रूम में संदिग्ध से पूछताछ कर रहा हो। डिटेक्टिव? वो कैसे? मतलब डिटेक्टिव पूछता है ना, क्या किया, किसको प्रभावित किया। अगर कोई वस्तु या कर्म सामने आ जाए जिस पर काम का असर पड़ा हो, तो केस सकर्मक है, मतलब सबूत मिल गया। अरे हाँ। और अगर कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, सारा असर सिर्फ कर्ता पर पड़ रहा है, तो केस अकर्मक है। ये डिटेक्टिव वाली उपमा पूरी तरह से उस वैज्ञानिक आधार को समझाती है जिस पर ये नियम बना है। हाँ, क्योंकि सकर्मक का शाब्दिक अर्थ ही है कर्म के सहित। बिल्कुल, जब कोई क्रिया होती है तो उसकी ऊर्जा या उसका फल किसी न किसी चीज पर तो गिरेगा। बिल्कुल सही बात है। अगर वो फल कर्ता को छोड़कर किसी दूसरी चीज पर गिरता है तो वो सकर्मक है। जब गौरव रोता है तो रोने का पूरा असर सिर्फ गौरव पर पड़ रहा है, मतलब बाहरी दुनिया की किसी चीज पर नहीं, इसलिए वो अकर्मक है। एकदम सही पकड़े हैं। ये ऊर्जा और असर वाला कॉन्सेप्ट बहुत गहरा है। अब ये क्रिया या एक्शन वाक्य के बाकी शब्दों से कैसे जुड़ता है, ये तय करने का काम कारक का है। हाँ, कारक वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, ये सारे चिन्ह किसी स्टीयरिंग व्हील की तरह वाक्य को दिशा देते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ जो कारक सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है वो है अपादान कारक। हाँ, इसका चिन्ह से है। नोट्स में इसका उदाहरण दिया गया है, पेड़ से पत्ता गिरा। अब चूंकि करण कारक का चिन्ह भी से होता है, तो क्या यहाँ अपादान वाले से को व्याकरण की दुनिया का ब्रेकअप कहा जा सकता है? ब्रेकअप? हाँ, जैसे पेड़ और पत्ते का ब्रेकअप हो गया, दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। अरे, इसे बिल्कुल एक तार्किक जुदाई या ब्रेकअप का नियम कहा जा सकता है ना? देखिए, करण कारक में जो से आता है
वो एक उपकरण या साधन को दर्शाता है। जैसे उसने कलम से पत्र लिखा। हाँ, यहाँ कलम एक साधन है जो काम पूरा करने में मदद कर रहा है, जुड़ा हुआ है। और अपादान में? लेकिन अपादान कारक में जब से का प्रयोग होता है तो वो किसी चीज के दूर जाने, अलग होने या यहाँ तक कि डरने और तुलना करने की स्थिति को दिखाता है। ओ, मतलब जब पत्ता पेड़ से टूटकर गिर गया तो वो स्रोत से अलग हो गया। बिल्कुल, उनका रास्ता जुदा हो गया। परीक्षा में जब भी से आए तो बस ये देखना चाहिए कि वो साधन वाला से है या ब्रेकअप वाला। साधन बनाम ब्रेकअप, ये एक ऐसा नजरिया है जो इस नियम को कभी भूलने नहीं देगा। सही कहा। चलिए अब भाषा के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जहां शब्द साधन बनाम ब्रेकअप, ये एक ऐसा नजरिया है जो इस नियम को कभी भूलने नहीं देगा। सही कहा। चलिए अब भाषा के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जहां शब्दों का आपस में सबसे ज्यादा टकराव होता है, यानी संधि। हाँ, संधि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। वाक्य बह रहे होते हैं, लेकिन जब दो शब्द बहुत तेजी से पास आते हैं तो वे आपस में टकराकर एक नया रूप ले लेते हैं। बिल्कुल, संधि का अर्थ ही है जोड़। जब दो अत्यंत निकटवर्ती ध्वनियां आपस में मिलती हैं तो उनके मेल से एक विकार या परिवर्तन पैदा होता है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में स्वर संधि का हिस्सा सबसे ज्यादा गहराई से पूछा जाता है। और इसे पहचानने के लिए नोट्स में जो जादुई ट्रिक्स दी गई हैं वो सच में कमाल की हैं। हाँ, जैसे गुण संधि और वृद्धि संधि। गुण संधि की पहचान ये बताई गई है कि शब्द के ऊपर एक सिंगल मात्रा दिखाई देती है, जैसे ए या ओ। जैसे महा प्लस उत्सव बन जाता है महोत्सव। बिल्कुल। और वृद्धि संधि की पहचान है कि शब्द के ऊपर डबल मात्रा आ जाती है, जैसे आई या औ। जैसे सदा प्लस एव बन गया सदैव। अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो क्या ये सिंगल मात्रा से डबल मात्रा की तरफ जाना किसी वीडियो गेम के लेवल अप होने जैसा नहीं है? वीडियो गेम का लेवल अप? हाँ। जहाँ पहले लेवल पर एक पावर मिलती है, मतलब सिंगल मात्रा, और अगले लेवल पर वो पावर डबल हो जाती है, मतलब डबल मात्रा। ये बहुत ही रोचक तुलना है और ये लेवल अप वाली बात संस्कृत व्याकरण के मूल सिद्धांत से बहुत मेल खाती है। अच्छा, वो कैसे? वृद्धि का अर्थ ही है किसी चीज का बढ़ जाना या बड़ा हो जाना। जब अ या आ के साथ ई या ऊ मिलते हैं तो मुंह का आकार बदलता है। आ बोलते समय मुंह पूरा खुलता है, ऊ बोलते समय होंठ गोल होते हैं। जब खुले मुंह से गोल होंठों की तरफ तेजी से जाया जाता है तो ध्वनि प्राकृतिक रूप से ओ में बदल जाती है। ओ, मतलब अ और ओ मिलकर ओ बन गए। ये गुण संधि है। बिल्कुल। और जब इस ओ में और अधिक खिंचाव आता है तो वो औ यानी डबल मात्रा बन जाता है, जो वृद्धि संधि है। क्या बात है! ये सिर्फ लिखने का तरीका नहीं, बल्कि गले और होंठों की बनावट का विज्ञान है। हाँ, ध्वनियों का ये विज्ञान सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ संधि है जहाँ शब्द दूसरों के साथ मिलकर अपना रूप बदल लेते हैं, एकदम लचीले और फ्लेक्सिबल। लेकिन दूसरी तरफ व्याकरण में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो एकदम टस से मस नहीं होते। इन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है। हाँ, ये अविकारी होते हैं। नोट्स बताते हैं कि लिंग, वचन या कारक का इन पर कोई असर नहीं होता। चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, ये शब्द वैसे के वैसे ही रहते हैं। जैसे धीरे धीरे, और, किंतु, अरे। हाँ, तो ये व्याकरण के सबसे जिद्दी शब्द क्यों हैं? यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? कि किसी भी भाषा को सही ढंग से काम करने के लिए लचीलेपन मतलब संधि और कठोरता मतलब अव्यय दोनों के संतुलन की आवश्यकता क्यों होती है? संतुलन जरूरी है। अगर भाषा के सभी शब्द अपना रूप बदलने लगे तो वाक्य का कोई स्थायी ढांचा ही नहीं बचेगा, अर्थ पूरी तरह से बिखर जाएगा। ओ, समझ गया। अव्यय शब्द किसी इमारत के उन लोहे के खंभों या पिलर्स की तरह होते हैं जो खुद नहीं मुड़ते, लेकिन पूरी इमारत के बदलते हुए वजन को संभाले रखते हैं। अरे वाह! वाक्यों को जोड़ने का काम, जैसे और, किंतु, या क्रिया की अवस्था बताने का काम, जैसे धीरे धीरे, एक स्थिर शब्द ही कर सकता है। बिल्कुल। लचीलापन और कठोरता का ये संतुलन ही भाषा को एक मजबूत ढांचा देता है। नियम, ध्वनियां और वाक्यों के खंभे तो समझ लिए गए, लेकिन परीक्षा के युद्ध के मैदान में एक और चीज है जो सीधे सीधे अंक दिलाती है। आप शब्दकोश यानी वोकैबुलरी की बात कर रहे हैं ना? एकदम सही। मुहावरे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये भाषा को उसका स्वाद देते हैं। बिल्कुल। व्याकरण अगर भाषा का शरीर है तो शब्दकोश उसके कपड़े और उसका व्यक्तित्व है।
तो इस सब का असल मतलब क्या है? नोट्स में कुछ PYQ मुहावरे दिए गए हैं, जैसे 1 और 1 11 होना, जिसका अर्थ है संगठन में शक्ति। हाँ, मुहावरे किसी भी समाज के सदियों के अनुभव को चंद शब्दों में समेट लेते हैं। ये मुहावरा एक साधारण सी बात को कितने प्रभावशाली ढंग से कहता है। लेकिन एक चीज है जो मुझे हमेशा से सोचने पे मजबूर करती है। अब वो क्या? कहते हैं जो कम बोलता हो उसे मितभाषी कहते हैं। तो परीक्षा बनाने वालों को इन भारी भरकम शब्दों से इतना लगाव क्यों होता है? क्या ये सिर्फ ये जांचने के लिए है कि किसने कितनी मोटी डिक्शनरी रटी है? नहीं नहीं, इसका उद्देश्य केवल रटने की क्षमता जांचना नहीं है। इसके पीछे संज्ञानात्मक संपीड़न या कॉग्निटिव कंप्रेशन की कला छिपी है। कॉग्निटिव कंप्रेशन मतलब कम शब्दों में ज्यादा जानकारी देना। बिल्कुल। प्रशासनिक सेवाओं में या एक शिक्षक के रूप में अक्सर ऐसी स्थितियां आती हैं जहां लंबी लंबी बातों को बहुत ही सटीक और कम शब्दों में समझाना होता है। हाँ, वहां समय बचाना होता है। जब कोई मितभाषी शब्द का प्रयोग करता है तो वह केवल 3 अक्षरों में एक व्यक्ति के पूरे स्वभाव का वर्णन कर देता है। ओह, ये तो इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स का परीक्षण है कि कौन विचारों को कितनी सटीकता से व्यक्त कर सकता है। एकदम सही। वाह! तो अंततः यह पूरी चर्चा इस बात पर आकर टिकती है कि व्याकरण कोई डरावना विषय नहीं है, बल्कि विचारों को स्पष्ट और प्रभावशाली बनाने का एक टूल किट है। बिल्कुल। अगर पूरे व्याकरण को आधुनिक नजरिए से देखा जाए तो ये पूरी तरह से एक कोडिंग लैंग्वेज की तरह काम करता है। कोडिंग लैंग्वेज, हिंदी व्याकरण। हाँ, जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक निश्चित सिंटैक्स होता है, वैसे ही हिंदी की कोडिंग इसका व्याकरण है। अरे वाह, ये उपमा तो बहुत ही शानदार है। वर्ण यहाँ बाइनरी कोड की तरह है, शब्द वेरिएबल्स हैं और कारक उन फंक्शंस की तरह हैं जो तय करते हैं कि कौन सा शब्द क्या काम करेगा। VIP विवेक सर की इन लॉजिकल ट्रिक्स के जरिए अगर इस कोडिंग के पीछे के तर्क को समझ लिया जाए तो परीक्षा के लिए सारा कंफ्यूजन सच में हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। बिल्कुल। व्याकरण को कोडिंग लैंग्वेज के रूप में देखना इस विषय को पूरी तरह से नया और आधुनिक बना देता है। हाँ, और इस शानदार कोडिंग को डिकोड करने वाले स्रोत मतलब इस महारिविजन की पूरी PDF और ऐसे ही बेहतरीन डेली नोट्स प्राप्त करने के लिए वो जानकारी मैं फिर से दोहरा देता हूँ। हाँ, वो बहुत जरूरी है। केवल 100 रुपए का एक छोटा सा पेमेंट करके पेड टेलीग्राम ग्रुप से हमेशा के लिए जुड़ने का मौका है। लिंक नीचे पिन किए गए कमेंट पे मौजूद है, बस पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना न भूलें। सही स्रोत, सामग्री और स्पष्ट अवधारणाएं ही तो परीक्षा में सफलता की कुंजी होती हैं। 100% सच। आज की इस चर्चा में भाषा की जड़ों मतलब वर्णों से लेकर उसकी शाखाओं यानी वाक्यों और मुहावरों तक का गहराई से विश्लेषण किया गया। मुझे भी इस चर्चा में बहुत मजा आया। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जो गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। कैसा विचार? जैसा कि आज हमने देखा, भाषा हमेशा आसान रास्तों की तलाश में रहती है, जिसके कारण वानर बदलकर बंदर हो गया। हाँ, वो इकोनॉमी ऑफ एफर्ट वाला नियम। बिल्कुल। तो आजकल सोशल मीडिया या चैटिंग पर जिस तरह के शॉर्टकट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जैसे गुड को GUD लिखना या धन्यवाद के लिए सिर्फ थैंक्स या THX लिख देना, तो क्या ये संभव है कि 100 साल बाद व्याकरण की किताबों में ये आज के शॉर्टकट नए तद्भव शब्द कहलाएंगे? अरे, ये तो बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। क्या हम सब आज अपने फोन की स्क्रीन पर टाइप करते हुए अनजाने में ही सही कल के व्याकरण के नए नियम लिख रहे हैं? सच में भाषा